हाँ तो विद्यार्थी, हम आपको सोशल साइंस क्लास 10 का चैप्टर पढ़ा रहे थे और उसमें आपका अगले दिन जो चैप्टर मुद्रा तथा साख को क्या किए थे, समाप्त किए थे। ठीक है, आज हम सोशल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे, शुरू करेंगे। बताएंगे मुद्रा क्या होता है। मुद्रा का मतलब मुख्य रूप से क्या होता है, पैसा या रुपया। पहले मुद्रा क्या होता था, ये चीज़ आपको बताए थे कि मुद्रा पहले चलता था, सोने का होता था, चांदी का होता था, तांबे का मुद्रा होता था। ठीक है, साख क्या बताए थे, साख का मतलब क्रेडिट या उधार लेना ना। ये चैप्टर आपको समाप्त कर दिए थे। आज हम नए चैप्टर की ओर चढ़ेंगे आपके। ठीक है, और आज हम आपका चैप्टर राजनीति शास्त्र में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, राजनीति राजनीति शास्त्र आज हम आपको चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, शास्त्र में आपका चैप्टर हम शुरू करेंगे, जाति धर्म और लैंगिक मसले। चैप्टर का नाम है बाबू, देखिएगा, जाति धर्म और लैंगिक मसले। लैंगिक मसले, ठीक है। ये आपका क्लास 10 का सोशल साइंस का राजनीति शास्त्र का चैप्टर है, जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, इस चैप्टर को देखने से आपको लग रहा है कि इसका मतलब एकदम, ये जो चैप्टर एकदम आसान है, सबसे आसान चैप्टर है और इसको समाज से रिलेटेड सारा ये इसमें टॉपिक को दर्शाया गया। जाति, जाति का मतलब समझते हैं, जो आज के समय में जो जातियां बांटी गई हैं, जनरल है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। ये जाति को बताया। धर्म जानते हैं, धर्म का मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जितने प्रकार की धर्में होती है, मतलब धर्म से रिलेटेड सारी बातें आपको क्लास 10 के सोशल साइंस में बताई गई हैं। ठीक है, और लैंगिक मतलब, लैंगिक का मतलब सेक्स रेशियो, मतलब कि लोगों में जो अलग अलग रेशियो है, कि स्त्री है या पुरुष है या अन्य जेंडर है, तो वो रेशियो को यहाँ बताया गया लैंगिक मसले। ठीक है, तो चैप्टर का नाम, और हम अब क्या करेंगे, अब इसको बढ़िया से शुरू करेंगे और इसको आप लोग अच्छे से देखिए कि एकदम आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें हेडिंग हम शुरू करेंगे, लैंगिक मसले और राजनीति में। पहली आपकी हेडिंग रहेगी लैंगिक मसले और राजनीति। हेडिंग रहेगी पहले लैंगिक मसले और राजनीति। और राजनीति, एक एक हेडिंग को हम लोग अच्छे से समझते हुए आगे चलेंगे। देखिए, लैंगिक मसले और राजनीति। लैंगिक मसले का मतलब, देखिए, लैंगिक, लैंगिक का मतलब क्या होता है, लिंग के आधार पे मुख्य रूप से दो भागों में लोगों को बांटा गया, एक पुरुष और एक स्त्री। और एक आप कहेंगे वहाँ एक नपुंसक भी लिंग होती है, नपुंसक जातियां भी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने भागों में हमने बांटा, दो। लैंगिक मसले के आधार पे एक पुरुष और एक क्या, एक पुरुष और एक स्त्री रहेगी। ठीक है, राजनीति में इनका क्या महत्व है, मतलब जो स्त्री है या पुरुष है, उनका राजनीति में क्या वर्चस्व, ये सारी चीजें इसमें बताया गया है। ठीक है, तो लैंगिक मसले और राजनीति में मुख्य रूप से हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये सूची का यहाँ पे जैविक बनावट के आधार पे हमने नहीं बताया। जैविक बनावट के आधार पे यहाँ पे मेल या फीमेल में किसी भी प्रकार की बातें नहीं। जैविक मसले का मतलब है, जैविक बनावट सोचेंगे क्या होता है जैविक बनावट का मतलब है, मुख्य से जो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि अलग अलग है, कि आदमी जब बड़ा होता है तो अब उसकी गले की आवाज़ बदल जाती है, दाढ़ी मूछ नाक आने लगता है, लड़कियों का आवाज़ वैसे के वैसे रह जाती है। ठीक है, मतलब अलग प्रकार के दोनों में अंतर देखने को मिलता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमको सोशल साइंस पढ़ना, तो यहाँ बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें नहीं है। यहाँ पे जैविक बनावट के आधार पे मेल और फीमेल के बारे में कोई भी बातें नहीं की गई है। यहाँ पे कह रहा है कि लिंग के आधार पे क्या करते हैं, लोगों में जो अलग अलग मतभेद है, कि जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं ये मुख्य रूप से कहाँ पे काम करेंगी, मुख्य रूप से घरों पे, घरों पे काम करेंगी। ठीक है, काम करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, और यहीं पे अगर हम पुरुष की बात करें, तो पुरुष लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं, मुख्य रूप से घर से बाहर कार्य करते हैं। घर से बाहर, बाहर कार्य करते हैं। आज दोनों का जब राजनीति की हम बात करें, तो राजनीति में इनका वर्चस्व है, तो पुरुष महिला की अपेक्षा, पुरुष महिला की अपेक्षा राजनीति में अधिक सक्रिय है। अधिक सक्रिय, सक्रिय का मतलब अधिक भाग लेते हैं।
ये देखिए, ये पॉइंट कितना सिंपल, खूब बढ़िया से जय दे देगा। लैंगिक मसले और राजनीति से आप क्या समझते हैं, तो खूब बढ़िया से 4 पॉइंट आप बनाएंगे। पहला पॉइंट क्या है कि जैविक बनावट के आधार पर यहाँ पे मेल और फीमेल को सोशल साइंस के टॉपिक में नहीं बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से महिलाएं मुख्य रूप से घरों पे काम करती हैं, वहीं पुरुषों को कहा गया कि वो घर से काम करते हैं, बाहर कार्य करते हैं। पुरुष महिला की अपेक्षा राजनीति में क्या होता है, ज्यादा सक्रिय हो। देखते हैं ज्यादातर आप आज न समय में धीरे धीरे महिलाएं भी राजनीति में सक्रिय भागीदारी ले रही हैं, और लेनी भी चाहिए। देखिए, हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए। हम लोग में सबसे बड़ा अभी अब तक पीछे क्यों पड़े, क्योंकि मुख्य रूप से हमारा देश पुरुष प्रधान है, पुरुषों को ज्यादा वरीयता दी जाती है, इसीलिए आज तक पीछे हम लोग हैं। कि महिलाएं और पुरुष अगर एक साथ आज रही होती तो धीरे धीरे हमारा क्या हो, देश कहीं और ज्यादा विकास के तरफ गया होता। ठीक, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाएं भी क्या कहें, राजनीति से लेकर हर एक विभाग में भाग ले रही हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जैविक मसले और राजनीति के बारे में कितने पॉइंट हमको मुख्य रूप से लिखने, 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब अगला टॉपिक हम आपको बताते हैं। ठीक, आइए अब अगला हेडिंग हम देखेंगे, लिंग विभाजन। लिंग विभाजन, लिंग विभाजन से क्या मतलब, वही जो बताएंगे। लिंग के आधार पे मुख्य रूप से दो समाजों में लोगों को बांट दिया गया, एक पुरुष समाज और एक क्या हो जाएगा, स्त्री समाज। ठीक है, तो लिंग विभाजन के आधार पे अलग अलग काम है। जैसे कि लिंग विभाजन में जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल होती हैं, महिलाएं घरेलू कार्यों को करती हैं। क्या करती हैं, घरेलू कार्य को करती हैं। और घरेलू कार्य को करती हैं, लेकिन इसके बदले इनको, किनको, महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाता है। लिंग विभाजन से महिलाएं घरेलू को कामों को करती हैं, लेकिन इसके बदले इनको पैसा नहीं दिया जाता है। दूसरा पॉइंट यही हम करें कि पुरुष यही कार्य का मतलब घरेलू कार्य, यही कार्य घर से बाहर करता है, तो वह पैसा प्राप्त करता है। तो वह क्या करता है, पैसा प्राप्त करता है या पैसा पाता है। समझ में आ गया लिंग विभाजन में जो दूसरी चीज हमने बताया। और अगली चीज, समाज में पुरुष का वर्चस्व ज्यादा है। यह लिंग विभाजन में 3 बिंदु, अब बहुत बेहतर ढंग से इसको लिख सकते हैं। देखिए, हम बता रहे, एक बार फिर समझा रहे हैं आपको। लिंग विभाजन का मतलब लिंग के आधार पर मुख्य रूप से 2 समाजों में लोगों को बांटा गया, एक पुरुष समाज, एक महिला समाज। ठीक है, इसमें पहला क्या कहा गया, ये महिलाएं घरेलू कार्य को करती हैं। महिलाएं जो मुख्य रूप से कौन सा काम करती हैं, घर के कार्यों को करती हैं, और घर के कार्य करने के बाद इनको पैसा भी नहीं दिए जाते। बताइए, हमारी माँ, आपकी माँ, हमारी बहन, आपकी बहन घर पे घरेलू कार्य करती हैं, घरेलू कार्य के बदले उनको पैसा दिया जाता है? नहीं, उससे गिनती भी नहीं लोग करते। बा घरों के तो काम करत है, करी ना तो खाई का, घरों बैठ रहे एक था जबूरे क्या था कि नहीं। तो ये चीजें महिलाएं घरेलू कार्य को करती हैं और उसके बदले उनको पैसा नहीं दिया जाता। ये हमारे लिंग विभाजन में दर्शाया गया है। दूसरा चीज क्या कर रहा है, जो पुरुष है अगर यही काम यानी घरेलू काम जो पुरुष है यही काम वो क्या करेंगे, बाहर करेंगे। जैसे होटल खोल दिया जाए, वही पुरुष जो घर के जो महिलाएं हमारे खाना बनाती हैं यही काम जाके अगर पुरुष बाहर करे तो उसके बदले उसे क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। बताइए, और वही हमारे घर की महिलाएं, माँ बहन जो भी घर पे महिलाएं रहती हैं, कार्य करती है, तो उनको पैसा नहीं दिया जाता। क्या बोलते, समाज में कहा जाए तो कमियां हैं कि ठीक है आप पैसा न दे लेकिन वो कुछ सम्मान दे, कुछ ना कुछ दे, जो भी आपको समझ में आए। तो यहाँ पे क्या है, पुरुष यही कार्य घर से बाहर करता है तो उनको पैसा दिया जाता है, महिला यही कार्य घर पे करती है तो उनको पैसा नहीं दिया जाता। और दूसरी पॉइंट कह रहा है कि मुख्य रूप से भारत में जो पुरुष समाज का वर्चस्व ज्यादा है। यानी वर्चस्व का मतलब क्या होता है, वर्चस्व का मतलब हमारे देश में पुरुषों की हर प्रकार से ज्यादा वरीयता है। यानी हमारा देश देखते वर्चस्व का मतलब सही ढंग से कहा, जैसे हमें से आपसे कोई पूछता है बाबू का किसके लड़के हो, तो आप तुरंत कहते मेरे पिताजी का नाम श्री गोवर्धन लाल चुरामन लाल देवालाल है।
यानी कि मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, अपने पिताजी को सुन बताते हैं माता जी का नाम श्रीमती फुलवरिया देवी है, कभी नहीं कहते हैं। यानी मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं, अपने पिताजी का नाम बताते थे। यही कहने का मतलब हमारे भारत समाज में सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका है, तो पुरुष प्रधान का है, यानी पुरुष लोगों का वर्चस्व ज्यादा है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गई होंगी लिंग विभाजन में। ठीक है, अगला हेडिंग हम देखते हैं। आइए, निजी और सार्वजनिक विभाजन परिणाम, अगला हेडिंग है निजी और सार्वजनिक सार्वजनिक विभाजन परिणाम। निजी और सार्वजनिक विभाजन परिणाम। निजी का मतलब पर्सनल, निजी का मतलब अपना खुद का व्यक्तिगत, और सार्वजनिक पूरे समाज में कैसे क्या किए हैं, इनका अलग अलग विभाजन किए पुरुष में और महिला में। ठीक है, विभाजन को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें अलग अलग इनका विभाजन के पहले पहले महिलाएं पहले महिलाएं राजनीति में कम भाग लेती थी लेकिन अब अच्छा खासा, यानी ठीक ठाक भाग लेती हैं, लेकिन अब ठीक ठाक, ठीक ठाक का होता है मतलब अब ढेर भाग लेती हैं, अब ठीक ठाक भाग लेती हैं। देखिए, पहले महिलाएं राजनीति में कम भाग लेती थी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद महिलाओं को कहाँ उतना वरीयता दी जाती थी राजनीति में। पहले महिलाएं, कह रहा है कि कैसे कैसे निजी और सार्वजनिक समाज में निजी और सार्वजनिक विभाजन में कैसे उसको महिलाओं को और पुरुषों में बंटवारा किया गया है। कह रहा है कि पहले जो महिलाएं थी राजनीति में चुनाव में बहुत कम भाग लेती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ आज महिलाएं राजनीति में अच्छा खासा यानी ठीक ठाक भाग लेना क्या कर दी है, शुरू कर दी है। दूसरा पॉइंट इसमें समझेंगे कि क्या कह रहा है। ठीक है, कट्टरवादी महिलाएं नारीवादी आंदोलन करके महिलाओं को सक्रिय किए। महिलाओं को, कट्टरवादी जो महिलाएं हैं नारीवादी आंदोलन करके महिलाओं के मतलब कहा जाए तो समाज में बात उठाने का काम की है, बात उठाने का काम की है। दूसरा पॉइंट समझते चलेंगे पॉइंट को। कट्टरवादी महिलाएं किसे कहेंगे, चीज है कट्टरवादी। ये नहीं सोचे एक कट्टा उट्टा लेकर चलेंगे के फोटो से बोल देवा तो उड़ा दे तो नाक का नथुनी, ऐसी कोई चीजें नहीं। अगला हेडिंग इसमें हम देखेंगे भारत में महिलाओं की स्थिति। स्थिति का मतलब कंडीशन का भारत में महिलाओं की स्थिति है। ठीक है, तो इसमें जो भारत में महिलाओं की स्थिति, पहला पॉइंट में हम देखेंगे साक्षरता दर के तहत। कौन सा हेडिंग इसमें देखेंगे, साक्षरता दर। देखिए, भारत में महिलाओं की स्थिति में साक्षरता देखेंगे तो साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार जब हम साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल साक्षरता दर, टोटल भारत की साक्षरता दर कितना परसेंटेज है, 74%। कितनी है, 74%। वही टोटल, अब यहाँ हम बात करें पुरुष की, 74 में पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, पुरुष की साक्षरता दर 82 पॉइंट को ख्याल मत कीजिएगा, टोटल जो साक्षरता दर बात करें 82.14%, 14%। वहीं अगर हम बात करें महिला की साक्षरता दर, किसकी, महिला की, है देखा है कर मतलब है, ये कुछ दोनों हो सो महिला की साक्षरता दर की बात करें तो 65.04, कितना है, 65.46 है, 04 नहीं, कितना 46%। ठीक है, अब कवाले कुल दशमलव लिखो तो सोचिए करना का दशमलव तो लिख रहे हो तो मन करत होता 74.04%। समझ में आ गया। ये देखिए,
भारत में महिलाओं की स्थिति, जो पहली पॉइंट हमने आपको बताया, ये किसके तहत है? साक्षरता दर। साक्षरता दर किसे कहते हैं? कि आप कितने पढ़े हैं, कितने अनपढ़ है, ठीक है, कि पढ़त है कि ना पढ़त है ना। तो साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल साक्षरता दर भारत की कितनी थी? 74.04%। 74.04% टोटल साक्षरता दी थी। उसमें पुरुष की बात करें तो पुरुष का साक्षरता दर कितना था? तो 82.14%। और महिलाओं का साक्षरता दर कितना? 65.46%। तो दशमलव उसमें कुल भूल जा लो। टोटल साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74%। और महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? 65%। और पुरुष की साक्षरता दर कितना है? कितना है? 82%। कितना है? 82%। अगला हम पॉइंट समझेंगे कि अगला पॉइंट ड्रॉप आउट क्या होता है। ये तो पहला पॉइंट बताया, ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट रेट है, आउट लिख लें, आउट। और पहला पॉइंट समझे। दूसरा, ड्रॉप आउट रेट किसे कहते हैं? देखिए लिख दे रहे हैं, छात्राओं, इसको कह से छात्राओं या महिलाओं का बीच में, यानी स्कूल में बीच बीच में स्कूल की पढ़ाई छोड़ना, पढ़ाई छोड़ना, 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 ये कहलाएगा आपका ड्रॉप आउट रेट। छात्राओं या महिलाओं का बीच में पढ़ाई छोड़ना, बीच स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ना का सा रेट कहलाएगा ड्रॉप आउट रेट। कौन कहलाएगा? ड्रॉप आउट रेट। पूछेगा ड्रॉप आउट रेट क्या होता है? तो ड्रॉप आउट रेट वो, इसमें ड्रॉप आउट रेट से आप क्या समझते हैं? तो ड्रॉप आउट रेट के तहत बताया गया कि चाहे वो लड़की हो चाहे महिला हो, वो बीच विद्यालय में अगर पढ़ाई को छोड़ देती है, वो प्रक्रिया कहलाएगी ड्रॉप आउट रेट। क्या कहलाएगी? ड्रॉप आउट रेट। और देखिए, ये छोड़ने का काम जो करते हैं मुख्य रूप से ये नहीं छोड़ते, इनको छड़वा दिया जाता है समाज में, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन देख, पुरुष या महिला, पुरुष में तो होता है कि जान दीजिए बच्चों को पढ़ाई जब तक नौकरी नहीं मिलती, लेकिन महिलाओं को होता था। आज तो कुछ कंडीशन ठीक है, आज से पहले क्या होता था, कैसे बच्चियां 8 9 5 7 10 पढ़ती थी, चाहे 12 पढ़ लेती थी, होता था भाई पढ़ाई छुड़वा दीजिए, इनको पढ़ा कर क्या करेंगे, इनका क्या होगा, दूसरे घर शादी हो जाकर जाएंगे, वहां पे बर्तन धोएंगी, खाना बनाएंगे, या खाएंगी, सोएंगी, टीवी सीरियल देखेंगे। ये समाज में भावनाएं थी। लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं है। आज भी लड़कियां अच्छे से पढ़ रही हैं, मेहनत करी, वो भी अच्छे अच्छे पोस्टों पे जा रही है। ये गलत चीज है, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के लिए समान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो हमको समझना, ड्रॉप आउट रेट किसे कहते हैं? छात्राओं या महिलाओं या बच्चियों का बीच में पढ़ाई छुड़वा देना है, क्या कहलाएगा? ड्रॉप आउट रेट। क्या कहलाएगा? ड्रॉप आउट रेट। तीसरा समझेंगे अनपेड कार्य। अगला जो हेडिंग है हम क्या समझेंगे? अनपेड कार्य। अनपेड कार्य, इसमें क्या बताया गया? अनपेड कार्य में बताया गया कि जो महिलाएं पुरुषों के अपेक्षा, पुरुषों के अपेक्षा महिलाएं पुरुषों के अपेक्षा 1 घंटा ज्यादा कार्य करती। ठीक है, देखिए अनपेड कार्य क्या होता है? महिलाएं जो मुख्य रूप से हैं, पुरुषों की अपेक्षा कितना घंटा काम ज्यादा करती है? 1 घंटा। याद रहे। अनपेड कार्य क्या होता है? अनपेड कार्य में बताया गया है कि जो महिलाएं हैं पुरुषों से अपेक्षा क्या होती है? 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं। और आदमी क्या कहता है कि महिलाएं कुछ नहीं करती हैं, घर पे सोई रहती हैं, खाली अपना खाना बनाना है, खाना है, दिन भर टीवी सीरियल देख कर थरिया कस कर सो जाती हैं ऐसा। फिर सांझी को उठेंगे, वो बर्तन तो धोए सो। लेकिन ये गलत है। आप क्या करते हैं? आप जाके ऑफिस में काम करते हैं, दिन भर का काम महिलाएं ही देखती हैं। सुबह 4 बजे उठना, उनको खाना बनाना, बर्तन धोना, फिर बच्चों को तैयार करना, विद्यालय भेजना, फिर आप जब चले जाते हैं बर्तन को धोना, फिर चौवा से लेकर हर प्रकार के घर के कामों करती हैं। अब तो वहाँ पे जाके आराम से काम करते हैं, दिन भर काम करती हैं। तो इसलिए आज के दिन से याद रहे, कभी मत कहिए कि तुम लोग काम काम करती हो। ठीक है, महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, किसके अपेक्षा? पुरुषों के अपेक्षा। आज से एकदम बता दीजिएगा कितने घंटा ज्यादा हम काम करते हैं? 1 घंटा ज्यादा काम करते हैं। अगला हेडिंग तीसरा चौथा देखेंगे, मजदूरी में अंतर। मजदूरी में अंतर। देखिए, मजदूरी में अंतर, मजदूरी का मतलब पैसा। मजदूरी में दोनों लोग समान काम करेंगे, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष, लेकिन वेतन में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। ठीक है, तो मजदूरी में अंतर का मतलब पहले हम समझेंगे कि इसमें एक नियम आया था, समान पारिश्रमिक, समान पारिश्रमिक अधिनियम। अधिनियम यह कब आया था? 1976 में। 1976 में।
अब देखिए अनुच्छेद क्षेत्र में इसमें कहा गया था कि मेल, एम लिख दे रहे हैं, एम से मेल यानी कि पुरुष या फीमेल महिला दोनों को समान कार्य करना है। दोनों को समान, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। देखिए मेल का मतलब बार बताया, पुरुष और फीमेल का तो महिला, महिलाएं और पुरुषों को दोनों को समान कार्य करना है। लेकिन जब वेतन की बात आती थी तो पुरुष को यानी कि मेल को फीमेल की अपेक्षा ज्यादा वेतन दिया जाता था। फीमेल की अपेक्षा ज्यादा वेतन दिया जाता था। आज धीरे कंडीशन सुधर गया है। आज कम देबा तो कपार नोच गलियां कुल, ठीक। हाई बहुत लोग समझेंगे क्या होता है मेल, मेल का मतलब पुरुष, आदमी, लड़का। फीमेल का मतलब महिला, लड़की, ठीक। ये पॉइंट समझ में आ गया। मजदूरी में अंतर नियम कब आया था? समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था? 1976 में। कब आया था? 1976 में। इसमें बताया गया कि मुख्य रूप से चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों को समान रूप से समान घंटे काम करेंगे तो वेतन भी क्या मिलेगा? समान मिलेगा। यह बातें इसमें कही गई थी। लेकिन महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा क्या दिया जाता है? कम वेतन दिया जाता था, ठीक है। लेकिन आज का कंडीशन सुधर गया, आज कम देंगे तो आपका कपार नोच उच लेंगे, ठीक। आइएगा लास्ट पॉइंट हम समझेंगे इसका, पांचवा और अंतिम पॉइंट आपका इसमें का रहेगा, ठीक है। शिशु लिंगानुपात, पांचवा पॉइंट है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात से मतलब क्या दे रहा है कि पांचवा पॉइंट दे रहा है, चौथा के बाद पांचवा लिखे बाबू लोग। शिशु लिंगानुपात का मतलब कह रहा है कि भारत में लड़कियों और लड़कियों का रेशियो कितना है, कितने बच्चे पे कितने बच्चियां हैं, कितने आदमी पे कितनी लड़कियां औरतें हैं ना। तो शिशु लिंगानुपात के तहत ये किस जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार है। मिटा दे कबल की बार बार आवत है नीचे वाला, ठीक। आइएगा पांचवा पॉइंट है शिशु लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया कि महिलाएं, और इधर लिख दे रहे हैं पुरुष, पुरुष की संख्या कितनी है? 1000। पुरुष 1000 है तो महिलाएं कितनी है? 943। कितना बताया गया? 943 का रेशियो बताया गया। यानी 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? 943। कितनी है? 943। ये था शिशु लिंगा अनुपात। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको बेहतर था। और आज के लिए बस इतना ही। एक बार हम आपको प्रश्नों से पूछेंगे, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था? 1976। कब आया था? 1976। अनपेड कार्य का मतलब महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं। ड्रॉप आउट क्या होता है? बीच में छात्राओं का, महिलाओं का, लड़कियों को पढ़ाई छुड़वा देना ही क्या कहलाएगा? ड्रॉप आउट। टोटल साक्षरता दर भारत का कितना था? 2011 के अनुसार 74 था। पुरुष का कितना था? 82% से पॉइंट वन को भूल जाए, ठीक है। महिलाओं कितना था? 65% था, ठीक। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया? 1976 में। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और यानी कि शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों पे, 1000 शिशु पे, 1000 बच्चों पे, 1000 आदमी पे 943 महिलाएं, लड़कियां या शिशु को दर्शाया गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक, इसका अगला पार्ट अगले दिन आपको दे दिया जाएगा, ठीक। आज के लिए बस इतना ही बच्चों।